यार इधर नहीं आ रहा मेरे इसमें। चलिए, मेरी बात सुनते हो क्या? एक बार सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। क्लास सीधे बैठ जाओ ना। जल्दी से एक बार प्रेम से बोलोगे गुड गुड मॉर्निंग, अर्ली आफ्टरनून, ठीक है। जल्दी से एक बार प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर। लवली पीपल। ये थोड़ा सा एसी एसी चला यार, गर्मी हो रही है आज। साउंड साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? होप सो आप ठीक होंगे। यस, मैं एकदम झकास हूँ, बहुत भारी हूँ। राधे राधे सभी लोगों को मेरा। और विषय ऐसा हो गया था कि कल लेक्चर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज करंट चला गया था। तो मैं कल आया था, कल करंट चला गया था। उसके एक दिन पहले ऐसा हुआ था कि माय वाइफ वाजंट देयर एट होम, शी वेंट फॉर सम वर्क, जहाँ पर मोबाइल रेंज नहीं है। तो वो कहीं हमारे यहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर रेंज नहीं है मोबाइल की, और गुड़िया की स्कूल से फोन आया था, तो आई टू लीव देयर। सो शी वाजंट वेल। अब होता है ना कभी कभार, वो 26 जैन का परेड चल रहा है ना। सो परेड में आ गया थोड़ा सा चक्कर कर, तो बैठ गए, तो पापा आ गए ऐसा। So that was the thing. Nothing serious on that day, but I had to go. So and I don't send generally driver and all in those locations. I go for myself क्योंकि हर जगह कहाँ कहाँ भेजेगा ना। तो उस वजह से उस दिन नहीं आ पाया। और और क्या था, सैटरडे को तो मैंने इन्फॉर्म करना भूल गया था, आपको इन्फॉर्म कर दिया था। बट सैटरडे को आई हैड इन्फॉर्म्ड इट थ्रू व्हाट, पूजा मैम, है ना। चला मग आता सुरू करायचं का? आई होप नाउ यू पीपल गॉट द पॉइंट कि व्हाई वाजंट देयर। बट एनी विच वेज आई ट्राइड मेकिंग इट अ पॉइंट दैट कि आपको ग्रुप पर डाल दूं, क्योंकि मेरे को मैम ने बोला था कि एक ग्रुप बन गया है। तो आरंभ नाम का जो ग्रुप है उस पर मैंने डाल दिया था। ये सुनना संतोष, ये साउंड में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बोल रहा था, आवाज क्रैक हो रही है। अमन कुमार, ऑलवेज किसको बोलते हैं? ऑलवेज मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। और अमन भाई अगर नहीं जम रहा है ना तो मत कर क्लास एकदम खुला बात कर रहा, मत कर। जिस दिन मेरे लेवल का कोई 5-10% हो जाए ना फिर बात करना, तब तक मत कर भाई, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज कितना इजीली शब्द यूज कर लेते ना। सॉरी यू आर ऑलवेज लेट, ठीक है भाई, मत आ। हो रहा ना, एक बार इधर आकर देख जरा प्रेस्टीज पॉइंट पर, फिर बात कर। कुछ भी सी देखने के, क्योंकि ऑनलाइन में है ना ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक ग्रुप नहीं बन जाता ना तब तक ऐसा बहुत ज्यादा क्रिंज मैसेज और क्रिबिंग बहुत होती है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है यार? व्हाट इज ऑलवेज? ऑलवेज मींस देयर इज नो एक्सेप्शन। हाँ, क्या ये कुछ भी बड़बड़ करते। चला अभी अपन शुरुआत करते हैं। ये बेटा उस दिन पता है कि अपन ने कौन सा सेक्शन किया था? ये यार आज का प्रिंट आउट मैनेज करवाया था मैंने। सूरज पूछना प्रिंट आउट कहाँ पे है? अरे आवाज कट हो रही बोल रहे हैं तेरे को, देखने एक बार। सूरज सुना, वो चिन्मय रहेगा ना ऑफिस में, चिन्मय को बोल के वो प्रिंट आउट भेजे थे कल, क्या हुआ उसका? वो प्रिंट आउट चाहिए, जल्दी से कर। ठीक है अभी फ्रेश ही चालू करता हूँ यार, पता नहीं बहुत सारे सेक्शन बन गए, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। चलो अभी सुनो, उस दिन जो हमने लास्ट देखा था एक बार वापस करना पड़ता है। वो मैंने क्या क्या चीजें बताई थी मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कंपनी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, ये हमने देखा था। पी एंड एल अकाउंट मैंने बताया था कि काफी डीप में होता है, राइट। उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आशा करता हूँ कि आपको सारे आइटम्स याद होंगे। कंपनी फाइनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया क्या? कर। सो वाइज एक बार वापस से सीधे बैठ जाओ, और जल्दी से भी एक बार गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलो, और जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ थोबड़े पर। ही बहुत बेकार आई, चलो यही बीच में। वैसे मैं रिकॉर्डिंग करने की वजह से दोबारा स्माइल करवानी पड़ी इनसे, फिर हमारे करते नहीं लाला। सुन लो अभी, उस दिन हमने क्या क्या कर दिया था कंपनी फाइनल अकाउंट में, तो जल्दी से सुन लेते। कंपनी फाइनल अकाउंट में मैंने जो चर्चा विषय किया था उस दिन, वो ये था कि मैंने आपको
शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का, लॉन्ग टर्म बोरिंग का, शॉर्ट टर्म बोरिंग का, ये सारी चीजें बताई थी। और लाइबिलिटी साइड हमारी हो गई थी। असेट साइड का बेटा जी आपको मैंने कहा था कि एक बार पढ़ के आ जाना, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस। तो जिससे मैं अभी आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ ही वो चीजों को क्लियर कराते जाऊंगा। इज दैट ओके? बट बिफोर वी गो अहेड, कैन वी अंडरस्टैंड वंस, ओनली वंस, कि हाउ द कंपनी फाइनल अकाउंट में, just give me a while. Please focus here. मैं भी आपको क्या दिखा रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट बेटा एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें आती है एक बार लिखकर ले लो अपने पास, तो इट वुड बी गुड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आती है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्रॉम सेल ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट्स। दूसरा फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। एक एग्जांपल सुनो तो सही, सेल ऑफ सर्विसेज माने क्या? टीसीएस सेल सर्विसेज, राइट? आईटीसी सेल प्रोडक्ट्स। उसी तरीके से फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ओके? किसी का अगर मान लो व्यवसाय कमीशन का है तो ट्रेडिंग कमीशन भी, अगर मेन मुख्य व्यवसाय क्या है आपका, सो इसको हम टर्नओवर के रूप में भी देखते हैं, इसको हम सेल्स बोलते हैं। और लेस एक्साइज ड्यूटी, और ये एक्साइज ड्यूटी इसलिए लेस करते हैं, हालांकि एक्साइज ड्यूटी अभी रिडंडेंट हो गई, आउटडेटेड हो गई, बट एक्साइज ड्यूटी इसलिए लेस करते थे कि जो पैसा हमें मिला है वो मेरा नहीं है। समझे कि नहीं? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे फीस लेता हूं, उस फीस में जीएसटी अगर है तो जीएसटी मेरा नहीं है, जीएसटी में गवर्नमेंट के बिहाफ पर ले रहा हूं, तो मेरा रेवेन्यू कैसे हुआ? मेरा सेल कैसे हुआ? इनवॉइस जरूर अलोंग विद द टैक्स बनेगा, बट जो टैक्स रहेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू, मेरा इनकम नहीं है, इसलिए जीएसटी माइनस किया जाता है। इज दैट ओके? यस। सो आज बेटा जी एक बार इसको लिख कर ले लो, मैं डिक्टेट करूं? अरे लैग आ रहा है, वॉइस कट हो रही है, क्या चल रहा है यार? एक भी लेक्चर सही नहीं हो रहा, वो बजाते मेरी फिर। इधर माइक का कुछ प्रॉब्लम है क्या? तेरे को आ रहा है, उधर क्यों नहीं आ रहा? कितने बच्चों ने मैसेज किया? मेरे को क्या लगता है कोई एक सेटिंग और ऐड हो गई क्या? लैग अपने यहाँ पे दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, रहने दे। सो यहां तक हुआ बेटा लिखकर। क्या क्या चीजें लिखनी थी देखो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ प्रोडक्ट, फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? ट्रेड कमीशन। सुन, ये कुछ गूंज इको तो हो रहा है, इको कम कर। ट्रेडिंग कमीशन, इज दैट ओके? और फिर उसके बाद में क्या बोला? लेस एक्साइज ड्यूटी। अब ये लेस एक्साइज ड्यूटी क्यों बोला गया? मैंने आपको लॉजिक बताया, क्योंकि वो रेवेन्यू मेरी है ही नहीं। रेवेन्यू किसकी है? गवर्नमेंट की। तो मैं मेरे रेवेन्यू में क्यों दिखाऊं? तो मैं आपको इसका एक बार ये दिखाना चाहूंगा कि हालांकि जो है मेरे पास वो लेटेस्ट है, बट एक बार आप देख लीजिए। AS9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने रिफ्रेश नहीं हुआ। सो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या बोला हुआ है? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब जो उनका मुख्य व्यवसाय है, वो दिख रहा है कि रे? ऑर्डिनरी एक्टिविटी माने क्या? उनका जो मेन व्यवसाय है वो। इसीलिए बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जब आप लिखते हो तो आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? अच्छा, इसको देखना क्यों जरूरी है? जब आप कभी भी सुना, ये मेरा नहीं, बाकी के बच्चों को कहाँ है? अरे इनका कहाँ है? वो पीडीएफ इधर भी डालने के लिए बोला था मैंने। किधर? यूट्यूब के नीचे। सो बेटा जी अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा? टीसीएस का रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर टीसीएस का रेवेन्यू बढ़ा तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉब्लम है, प्रॉफिट को नहीं देखती पब्लिक। Shall I repeat it again?
नेट प्रॉफिट पब्लिक नहीं देखती है। नेट प्रॉफिट में अदर इनकम भी आ सकती है। अदर इनकम मतलब क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम सेल एन एंटिटी, ये आ जाएगा। बट ये कंटिन्यू नहीं चलेगा ना। आपको प्रॉफिट कौन सा चाहिए? विच इज रिपीटेटिव इन नेचर। तो आप एक काम करना, अभी 30 जून हुई, 30 जून क्या 31 दिसंबर कंप्लीट हुआ, अब सभी लोगों का ये आ रहा है, क्या आ रहा है? क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स और उनके वेबसाइट्स पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टरली रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। दे टॉक अबाउट द रेवेन्यू, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द रेवेन्यू, इट इज गवर्न्ड बाय AS9 एंड ये इट इज गवर्न्ड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आशा करते पता चला कि कहां चीज देखनी होती है, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है। क्या हुआ? यार कल आपके अंकिता पूजा मैम का लेक्चर नहीं है ना? अकाउंट्स के तो कोई लेक्चर हुए नहीं है, क्या करने का? तुम बोलेंगे सरकार को बुला रहे हैं हमको। हम तो हर रोज आ रहे हैं। हो गया क्या? ये अब क्लियर है क्या बच्चों ऑनलाइन? तो क्या हो रहा था पहले? आधे को जा रहा था क्या? ध्यान से देखिए गौर वालों, गौर से देखिए बच्चों। तो आपको सभी लोगों को समझ में आया क्या ऑपरेटिंग इनकम कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंटिटी के लिए? अगर ऑपरेटिंग इनकम ड्रॉप हुई ना, तो समझ आना कि भाई साहब ये क्लियर कट साइन है कि कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बेटा जी, अदर इनकम क्या है? अदर इनकम में आप लेते हो क्या बेटा जी? पहले इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए इंटरेस्ट इनकम विल गेट क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि उनका मेन मुख्य व्यवसाय क्या है? फाइनेंस। इज दैट ओके? सो अगर इफ देयर इज अ लेंडर, तो उसके लिए क्या मेन व्यवसाय? फाइनेंस। तो बेटा जी उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगी? मेन इनकम होगी, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगी। समझ में आया? बट आनंद बांगड़ी है, उसकी क्लासेस है, कोचिंग है, तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम क्या होगी बेटा जी? अदर इनकम। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज, मुझे लगता है ये आराम से समझ में आएगा आपको कि हमारे सब्सिडरी कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड या अदर इनकम में। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनीज अदर देन सब्सिडरी कंपनी। नाउ बेटा जी ये तो आपको आ जाएगा, बट ये वाला लफड़ा है। नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ, एग्रीड, सो प्रॉफिट भी अदर इनकम में आएगा, लॉस भी अदर इनकम में आएगा। पॉइंट पकड़े कि नहीं पकड़े? लॉस अभी तक आप कहां करते थे? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रॉफिट कहां लिखते थे तुम? P&L के क्रेडिट साइड में, बराबर है? मैं बोल रहा अब ऐसा नहीं है, अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हुआ तो अदर इनकम में पॉजिटिव आइटम, लॉस हुआ तो अदर इनकम में नेगेटिव आइटम। झेपा? ये इंपॉर्टेंट चेंज है। फाउंडेशन में क्या करते थे? प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। नो बेटा, बोथ आर ऑन क्रेडिट साइड। इफ देयर इज अ लॉस यू हैव टू शो इट एज अ नेगेटिव फिगर, इफ इट इज अ प्रॉफिट यू हैव टू शो इट एज अ पॉजिटिव फिगर। पॉइंट क्लियर? सो इसका आज हम क्वेश्चन लेंगे, तब आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये डी पॉइंट हुआ। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अदर ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली टू सच एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, और इसका लॉजिक है इनकम माइनस एक्सपेंस। सो मान लो आपका इसके अलावा कोई भी और चीज थी, अगर आपको याद होगा एनपीओ हम किया करते थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर बेटा जी अगर मान लो एनपीओ से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड कोई अदर एक्टिविटी होती थी, तो हम उसको नेट ऑफ प्रॉफिट या लॉस हम कहां पे लिखते थे? आईएनडी में लिखते थे। याद आ रहा है क्या? जैसे याद करो, देखो एक था कि टूर्नामेंट, सो फिर टूर्नामेंट की फीस आप लेते थे माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस करके नेट फिगर लिखते थे, क्योंकि मैं ऐसे समझाता था कि वो एनपीओ एनजीओ की मेन एक्टिविटी नहीं है। या अगर मान लो आपने डांस कंपटीशन रखा था या कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम रखा था, तो उसके इनकम माइनस एक्सपेंस कर आप क्या करते थे? नेट फिगर रखते थे। से yes or no? So boys and girls, with this I hope you people have understood so far. Now we will be doing some questions. So can I show you some questions? Is that okay? So अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं and then I'll take you ahead.
एकच मिनिट द्या मला, काय नाव आहे त्याचं, मुझे लगता है इससे आपको जल्दी समझ में आएगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो बेटा जी हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये फर्स्ट आइटम होगा, बराबर है, अदर इनकम सेकंड आइटम होगा, ठीक है गुड़िया। फिर बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में आपका अदर इनकम ऐड हो जाएगा। फिर राजा बेटा जी याद करिए मैंने आपको क्या क्या चीज सिखाई थी, एक्सपेंस साइड में कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम्ड, मेरे को नहीं, उनको बांट। फिर उसके बाद में हम क्या बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम्ड। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, कौन सी चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स। फिर वर्क इन प्रोग्रेस। फिर स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद में क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर फिनेंस कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और फिर अदर एक्सपेंसेस। अच्छा अदर एक्सपेंसेस के बारे में बताया नहीं था मैंने, बट एक बार हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहां पर कौन से आइटम कैसे जाते हैं। आर वी रेडी? सो बेटा जी एक बात बताइए मुझे, नहीं एक काम करते इसको आगे ही करते, बट पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आएगा, कहां जाएगा, बोलो ना भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आया, अदर इनकम क्या करेंगे उसके नीचे, सो ये टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लेस करेंगे, और चेंजेस इन इन्वेंट्री। बेटा जी चेंजेस इन इन्वेंट्री मैंने बोला फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एक बार बताओ क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये ऐड होगा कि लेस होगा, लेस। इज दैट ओके? लेस माने कहां पर, टोटल में इनकम में से एक्सपेंस लेस होगा, एक्सपेंस। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्टली दिया, फिनेंस कॉस्ट डायरेक्टली दिया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डायरेक्टली दिया, और अदर एक्सपेंस भी डायरेक्टली दिया। तो हम इसको माइनस कर देंगे, और बेटा जी टैक्स रेट प्रॉफिट में से माइनस कर हम क्या लिखेंगे, नेट ऑफ टैक्स हमारा प्रॉफिट। आर वी रेडी नाउ? सो बेटा जी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। ऑनलाइन लाइव के बच्चों आप मुझे बताओ ये आपको ख्याल में आया क्या? अब इसका आंसर हम करेंगे। सो ऑनलाइन के बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लाया हूं, तो चिंता मत करो, आपको क्वेश्चन भी दिखते रहेगा और आंसर भी दिखते रहेगा। अगर आप रेडी हो तो मुझे बताना, ऑनलाइन लाइव वालों। आर वी रेडी? ठीक है, तो लेट्स गो अहेड बेटा, और लिखना शुरू करते हैं। सो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड बेटा जी क्या आएगा, 31 मार्च 2020। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज। ओके बिल्लू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट रुपीज। आर यू रेडी? फर्स्ट आइटम क्या है बेटा इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का बेटा जी अगर आप फिगर देखेंगे
सो इट इज 2605, बराबर है। सो आई विल राइट डाउन 2605। बेटा जी नोट नंबर अभी हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें दिया हुआ ही नहीं है। दूसरा क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम कितना आएगा बेटा जी, 40। टोटल कितना आएगा, 2645। थर्ड लेवल पर बेटा जी हमने लिखना है, ये टोटल रेवेन्यू लिख दिया इधर, ये थर्ड हो गया टोटल रेवेन्यू। फोर्थ लेवल पर बेटा जी हम लिखना शुरू करेंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को लिखकर हम अंडरलाइन कर कर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, cost of raw material consumed. Beta, what is the cost of raw material consumed? It is given as 1000. So I'll write down 1000. Beta, changes in inventories. बेटा ये फिगर नेगेटिव दिया हुआ है, हमें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का फिगर नेगेटिव दिया हुआ है। कैन यू सी 275 नेगेटिव दिया हुआ है, हाँ है ना। सो बेटा जी हम भी क्या करेंगे, 275 नेगेटिव लिख देंगे। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद में बेटा जी यहां पर तो एकदम रसगुल्ला प्रॉब्लम था, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज माय डियर फ्रेंड 850। देन डियर फ्रेंड्स यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट इज 20। Then you have got depreciation and amortization. Depreciation and amortization is 150. Then dear students you have got something called as other expenses. Other expenses is dear students 100. And then dear students you take up the expense total. एंड एक्सपेंस टोटल कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 275 प्लस 850 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 100, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1845। हैप्पी। नाउ व्हाट डू वी डू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर बेटा और भी आइटम थे ना, बेटा वो इसमें नहीं दिए ना, तो अगर नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे। एकेडमिक्स में हम एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये सब चीजें नहीं आ रही। मैं फिर से रिपीट करूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ। रियल लाइफ में सब चीजें आती है, बट एकेडमिक्स में ये सब चीजें नहीं आती, अभी तक तो नहीं आई। तो इसमें क्या क्या नहीं आएगा, एक्सेप्शनल आइटम सिखाया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताया था, राइट। उसके अलावा मैंने बताया था कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। ये टोटल एक्सपेंसेस इधर लिख देता हूं, ये बी है, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ कितना आएगा, श्योर हो, एक्सक्यूज मी, 800। और बेटा जी फिर करोगे लेस टैक्स एक्सपेंस। बेटा मुझे बताओ टैक्स एक्सपेंस कितना है, एट द रेट ऑफ 30%। सो बेटा जी 800 इंटू 30%, 240, ये हो जाएगा लेस। सो बेटा जी 800 इंटू 240 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 560। सो कैन आई नॉट कॉल इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम मुझे पूछोगे सर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का क्या, बेटा जी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स आपको आगे आएगा, तब हम देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। सर एएस में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड लेस करेंगे बाद में, बिकॉज बैलेंस शीट तो पहले प्रिपेयर हो जाती है। अरे कुछ भी बड़बड़ करती है पब्लिक। अरे प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट पहले दिखा दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि बैलेंस शीट पहले बन जाती है, ऐसा लिखा है एएस में।
कहां लिखा है मुझे लाके बताओ, कुछ भी बड़बड़ करते हो क्या? ठीक है, सो कैन यू प्लीज से दैट कि प्रॉब्लम नंबर 1 इज कंप्लीटेड? यस, नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 2. ओके बेटा, अब इसके अंदर मैं रिलेवेंट नोट्स बनाना आपको सिखाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि यार वो ओरली लिखने से अच्छा है कि एक एक नोट्स को बनाना सीख जाते. अब जहां पर हम क्या बनाना सीखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना सीखेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की नोट कैसे बनती है. सो पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स. अब रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स इसमें कौन सी बन सकती है मुझे बताना. सेल ऑफ प्रोडक्ट आपको मैंने कहां बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल ऑफ सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ट्रेडिंग कमीशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्स क्या करेंगे, लेस, क्योंकि वो हमारी रेवेन्यू नहीं है. फिर इंटरेस्ट इनकम कहां जाएगा, अदर इनकम, दैट्स लवली. डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, अदर इनकम. नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव, बट कहां पे, अदर इनकम. ये एक्सपेंस साइड में नहीं जाता है, गड़बड़ मत करना. नेट लॉस होने के बावजूद भी ये कहां जाएगा, अदर इनकम में, नेगेटिव आइटम. रेंटल इनकम, अदर इनकम. बट बेटा जी रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस ये उसी में से लेस होगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वहां पर लिखा होगा कि अदर इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस, याद आ रहा है. सो अगर आपको मान लो रेंटल इनकम है बट उसके कलेक्शन चार्जेस है कुछ, सो आप क्या करोगे, कलेक्शन चार्जेस को क्या करोगे, माइनस कर उस फिगर को दिखा दोगे. डू यू कॉपी दैट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, किस बात का है तुम्हें इंतजार. चलिए शुरू करते हैं. सो नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स लिखना शुरू करिए. नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स. पहला वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. टैक्स 30% क्यों लिया बेटा, हम क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं ना. हमारे पास तुम्हारी जैसी अद्भुत शक्तियां नहीं है कि जिसमें हम ओम भट्ट स्वाहा बोले और हमें टैक्स रेट मिल जाएगी. तो हमारे क्वेश्चन में 30% लिखा हुआ था सर, इसके लिए 30% लिया. कुछ लोगों के पास होती है वो अद्भुत शक्तियां, हमारे पास नहीं है बेटा. अभी हम काम कर रहे हैं बहुत, शायद आ जाए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा राजू. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में राजा बेटा जी हम फर्स्ट आइटम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स. बरोबर है बेटू, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आएगा, 2700. फिर मेरे बच्चों सेल ऑफ सर्विसेस 30. और सुनते क्या, ट्रेडिंग वाला कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन. मेरी त्रिशूल की बैच 19 तारीख को शुरू हो रही है, 19th को. ट्रेडिंग कमीशन 60 लेस एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी कितना आएगा, 185 नेगेटिव. सो बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, 2700 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 185. तो कितना आ गया बेटा जी, 2605. ये समझ में आया बेटा. दूसरा वाला क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या है मुझे याद ही नहीं आ रहा है, अदर इनकम. वेरी गुड बेटा. सो अदर इनकम जब बनाएंगे तो उसके अंदर फर्स्ट आइटम लिखेंगे हम इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम लिखेंगे बेटा जी 20. डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज I'll write down, it is 10. Dividend from companies I'll write down 10. फिर नेट लॉस है. ये सुना, ये कॉपी पिन नहीं करी यार उधर कि कर दिए, पिन करना. नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं एड या लेस. सो बेटा जी ये 4 नेगेटिव आएगा, भूलना मत. फिर रेंटल इनकम
रेंटल इनकम मेरे को दे रखी है 15 -1, क्योंकि आपको याद होगा नेट ऑफ एक्सपेंस दिखाना पड़ता है। सो मैंने नेट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली इधर लिख दिया। 15 -1 कितना आएगा बेटा जी? 14। और राजा बेटा जी आपका अदर इनकम का टोटल आ जाएगा 40। समझे? समझे क्या? गुड। सो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। हैप्पी? ठीक है। नाउ इफ यू आर ओके, कैन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, और वो है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स, और इसके अंदर आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल बोला मतलब आरएम, परचेस ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। वैसे आपने फाउंडेशन में क्या सीखा था? आरएम कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो बेटा जी पहले हमें आरएम कंज्यूम्ड ही निकालना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। मैंने क्या चीज सिखाई आपको इसके लिए? चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या सिखाया था नालायक? चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, तो इसके लिए भी हमने रूल क्या बनाया? चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। याद आ रहा है? तो बेटा जी मैंने उस दिन बताया था रॉ मटेरियल का आपको करना पड़ता है कंज्यूम्ड, राइट? स्टॉक इन ट्रेड का परचेस और फिनिश गुड्स का डब्ल्यूआईपी का और स्टॉक इन ट्रेड का चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये लॉजिक हम लगाते। सो इफ वी आर रेडी, कैन वी शो दिस आइटम ऑल्सो? रेडी? तो चलिए फिर नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाने हैं। नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्या हुआ? हळूहळू काळजी करू, तुझी चूक नाही आज काहीच. हा निवांत ले. सो बेटा जी फर्स्ट आइटम हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और आई कैन से मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटू जी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। आई विल राइट डाउन 84.6। एड परचेस ऑफ मटेरियल। परचेस ऑफ मटेरियल हम लिखेंगे 955.2 और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 39.8। बरोबर बेटू? सो बेटा जी आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आएगा बेटू? 84.6 प्लस 955.2 माइनस 39.8 कितना हो जाएगा बिल्लू? 1000। अरे वाह जानवी, क्या बात है, जानवी पहले जान गई। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द फोर्थ आइटम। ये मुझे नहीं आता है, कौन सा है फोर्थ आइटम? चेंजेस इन इन्वेंट्री। वेरी गुड रिचा, कीप अप द गुड वर्क। संबित रंजन बहुत बढ़िया। फोर्थ में क्या आएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री में बेटा जी पहले आप मुझे बताइए हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट ओके? सो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जी मैं इधर दो कॉलम बना रहा हूं, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश गुड्स, और इधर एक आ जाएगा टोटल। समझे? समझे क्या? अच्छा ये हम क्या बना रहे बेटा? सिर्फ वर्किंग नोट मतलब नोट्स टू अकाउंट्स है ना, वो बनाते जा रहे हैं।
जैसे अभी पी एंड एल अकाउंट में कैसे जाएगा, आपने इधर लिखा था ना चेंजेस इन इन्वेंट्री, इधर एक ही फिगर आएगा, बट ये फिगर आता कैसे वो मैं भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2605 आया था। अरे तुमने नोटिस किया क्या? अब मैं क्वेश्चन धीरे धीरे देते जा रहा हूं, तो पूरा एक साथ देता हूं। 2605 दिया था, ये देख लीजिए आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2605 आया। फिर दूसरा आपने 40 लिखा था, ये मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि भाई साहब अदर इनकम 40 आया। फिर उसके बाद में राजा बेटा जी आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 1000 आया था, तो 1000 कैसे आया वो बताया। अब ये नेगेटिव 275 कैसे आएगा उसका वर्किंग मैं भी आपको दिखा रहा हूं। मतलब पहले हमने एक आंसर लिखा था, अब उस एक आंसर से हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसके नोट्स कैसे बनती जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि 20 मार्क का क्वेश्चन दिखता कैसे है, और ये पूरे क्वेश्चन एक साथ कंबाइन होकर आएंगे। समझे? गुड। सो बेटा जी अभी फर्स्ट आइटम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, नहीं ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्यों लिखने का, ओपनिंग स्टॉक बताओ। ओपनिंग स्टॉक WIP का कितना है? 150। और फिनिश गुड्स का कितना है? 175। सो ये हो गया 325 लेस क्लोजिंग स्टॉक। रसगुल्ले क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200, ये लेस, और इसका कितना है? 400, बोले तो 600 माइनस। सो बेटा जी कैन आई नॉट से चेंजेस इन इन्वेंट्री, 150 माइनस 200, 50 नेगेटिव, और ये 225, और ये आ गया 275 नेगेटिव। बेटा याद आया अभी ऊपर जो नेगेटिव था वो कैसे आया? उसका लॉजिक ये था, शिट मेरे को बाद में बताना चाहिए था, अभी तुमको हो रहे बाप रे ऐसा भी हुआ था क्या हमारे साथ, ये तो कुछ अलग ही हो गया ससुरा। हैप्पी। सो इसी के साथ कौन सा क्वेश्चन हुआ बच्चों? थर्ड। क्या क्या सीखे आप? पी एंड एल अकाउंट में आपने पहले एक फॉर्मेट देखा, उस फॉर्मेट के बाद में आपने क्या देखा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे होता है। फिर सेकंड क्या देखा? अदर इनकम। फिर थर्ड क्या देखा? अगर आवाज नहीं आ रही है, अदर इनकम के बाद में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर दूसरा उसके अंदर ही हमने क्या देखा? चेंजेस इन इन्वेंट्री। हैप्पी। नाउ लेट्स गो ऑन विद द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्रमांक, सॉरी क्वेश्चन इधर है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है बेटा, सैलरीज एंड वेजेस किधर जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोलो बोलो इंग्लिश में कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, ये भी एक्सपेंस है। मैंने सैलरीज एंड वेजेस किधर बोला? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ना, तुमने कहा बोला अदर एक्सपेंस, गलत बोल रहे हो आप। नहीं किसी ने तो बोला था कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, ये एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है। अभी भारत सरकार एक नए विषय पर बात चल रही है, 1 रैंक 1 पेंशन, ये किसके लिए चल रहा है? एम्प्लॉयज के लिए। तो जो कुछ भी पेंशन दी जाएगी एम्प्लॉयज को, तो ये किधर जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। व्हाई इट विल बी अदर एक्सपेंस? मैं मेरे एम्प्लॉयज को कोई भी चीज दूं तो कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन इसॉप एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। तुमने इसॉप ये शब्द सुना है? मुझे एक बात बताओ, कौन सी कंपनी है, मतलब वो गूगल के क्या बोलते सीईओ सुंदर पिचाई को, तुम्हें क्या लगता है सारा पैसा धन राशि सैलरी कैश में मिलती है या उनको इसॉप मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं? आवाज नहीं आ रही है। उनको शेयर्स मिलते हैं। आप श्योर हो इस बात के बारे में? बिल्कुल सही, शेयर्स मिलते हैं। तो जब शेयर्स दिए जाते हैं सस्ते भाव में या उनको शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसॉप। मैं एक आदमी को ऐसे को जानता हूं, बजाज फिनेंस में 20 साल से वहीं पर काम कर रहे हैं, क्लर्क के तौर पर लगे थे। आज 4 करोड़ रुपए उनके बैंक में रहते हैं और उनको पता नहीं क्या करूं। तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ? अरे बजाज फिनेंस के उनको हर साल शेयर्स मिलते थे और उन शेयर्स के ऊपर उनको बोनस वगैरह बाकी की चीजें मिलती थी। एम्प्लॉय थे वहां पर और कई सालों से शेयर्स मिलते आ रहे उनको। और बजाज फिनेंस का शेयर अभी क्या भाव है, तुमको आइडिया है क्या? इट इज ऑलवेज नाउ स्टेइंग अबाउट 3000 3500, उसके ऊपर रह रहा है। और उस जमाने में शेयर कितने के थे? 10-10 रुपए के।
और उस पर बोनस वगैरह सब कुछ मिला किया। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि लोग कभी भी सैलरी पाकर रिच नहीं हुए, ईसॉप पाकर रिच हुए। मार्क जुकरबर्ग ने एक व्यक्ति को फेसबुक बनाने के लिए बोला कि भाई तू इसका डिजाइनिंग कर कर दे दे वेबसाइट का। बोला कर कर दे दूंगा। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पर पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए। तो बोलता है कि मैं मेरे कंपनी के शेयर्स तुझे दे रहा हूं, तुझे चाहिए तो बोल। उस आदमी ने कर दिया। उसने सिर्फ एक वेबसाइट डिजाइन की और उसने जिंदगी में जितना नहीं पैसा कमाया अभी तक, वो पैसा उसको शेयर्स के थ्रू मिल गया। पता है आपको ये बात? सो ईसॉप क्या होता है? ईसॉप ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स एम्प्लॉइज को देती है। तो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि कंपनी के यहां से ओनर्स बढ़ रहे हैं और कंपनी उनको उनके काम के लिए पैसा दे रही है। तो ईसॉप अकाउंटिंग भी आपको आएगी, जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बट ईसॉप एक एक्सपेंस होता है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस तो आपको पता चली जाएगा, एक्सपेंस है। कैंटीन एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, राइट? मेडिकल एक्सपेंस फॉर स्टाफ, दीज आर ऑल व्हाट? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। जैसे इंडियन मिलिट्री का अगर आप अकाउंटिंग देखेंगे तो उनके लिए मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो स्टाफ के लिए मेंटेन किए जाते हैं। तो वो क्या जाएगा, क्या माना जाएगा बेटा जी? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। उसी के तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस, बेटा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस स्टाफ में जाएगा या फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। अदर बोरिंग कॉस्ट, ब्रोकरेज, ये भी कहा जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। मतलब ब्रोकरेज जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो लोन से रिलेटेड है, वो इंटरेस्ट में ही जाएगा। बोलो हाँ। एंड गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, बेटा जी ये मैं आपको बताता हूं। बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16, ऐसा लिख कर ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। मैंने बोरिंग कॉस्ट बोला है, नहीं तो तुम BC एज पर AS 16 नहीं, बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। साले तुमको जानता नहीं हूं क्या मैं? राज आउटे बाजू में बोलने लग गए कार्टून की आवाज में। आज मिल के आऊंगा सेट को। ये समझ में आ गया? बोरिंग कॉस्ट एज पर व्हाट? AS 16। ये लिखा ना आपने? तो अभी सॉल्व करेंगे इसको। सो बेटा जी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो क्या है? ये सैलरीज, कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर बोरिंग कॉस्ट और गेन। इनमें से ये तीन चले जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट में, बरोबर है क्या? और बेटा जी ये ऊपर वाले छोकरे चले जाएंगे कहां पे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो मैं चाहता हूं कि ये तुम बना के दिखाओ मुझे। मैं रुका हूं, बनाओ ना। आज मार्केट क्या है? वर्ती का खालती? नहीं आ रहा है? मैं ही बनाऊं? हाँ क्या? कितने बेशरम लोग हैं। कितने बेशरम है? इतने। बेटा 4 के बाद में 5 बन जाएगा क्या? 5 क्या लिखेंगे? 5 वाला कौन सा आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में पहला वाला आएगा सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस कितना आएगा? 600। फिर बेटा जी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 72। फिर एक्सपेंसेस ऑन ईसॉप। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और दूसरा वाला है ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। तुम टेंशन मत लो, ये लिखा तो चलता है, ये बहुत कॉमनली यूज टर्म्स है, ESPP एंड ईसॉप। और आपको इसके ऊपर एक मतलब क्या बोलते हैं, टॉपिक भी है, तो उसमें कवर हो जाएगा। सर्दी होगी पिल्लू? अरे झाली आहे, कशाला खोटं बोलतोय? शेमूड येतोय बाहेर। कितना है? 28।
अगला वाला आइटम कौन सा है बेटा जी? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है बेटो जी? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 150। कैन यू प्लीज टेक अप द टोटल? 600 प्लस सेवंतिका 2 प्लस 28 प्लस 150 एंड द आंसर इज 850। क्या बोलते हो, कबूल है क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद में नेक्स्ट करके बताओ मुझे, सिक्स्थ वाला फिनेंस कॉस्ट। ठीक है, सो बेटा जी सिक्स्थ वाला लिखेंगे हम, फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट में पहला वाला लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कितना आएगा बेटा जी? 24 क्या? फिर अदर बोरिंग कॉस्ट, अदर बोरिंग कॉस्ट मैं लिख रहा हूं आपके लिए क्या? ब्रोकरेज। कितना है बेटा ब्रोकरेज? 4। और थर्ड वाला है गेन ऑन, ये बेटा एक सुनो ना, इसको चेंज करेंगे, गेन नहीं हो सकता, ये वर्ड आएगा बेटा इसको काटो फिगर को, 24 को लिखो 16। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 24 को काट के लिख दो 16, 16 लिखा। और ये आएगा लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। पूरी लाइन समझ में आई क्या मैंने क्या लिखा? पहले मैंने इसको कितना लिखा? 16। समझे? ए जिंगुरबम, ये 16 लिखा, ये 4 लिखा, और ये क्या लिखा? लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन रिजर्व। बराबर है क्या? एकच सेकंड, काहीतरी चुकतंय. ये बेटा मेरे से गलती हो गई. और एक ये फिगर भी आना चाहिए आपका 8. नको करो, किरकिरी नको करो, लिख दो प्लीज. मत देखो मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे को बताने के लिए. हो जाती है कभी कभी गलती, मुझे और शर्मिंदा मत करो. अप्लाइंग द सेम लॉजिक. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ना. ये पोटे का क्वेश्चन है. सर वी सब्सट्रैक्ट रेंटल एक्सपेंस फ्रॉम रेंटल इनकम, राइट? अप्लाइंग द सेम लॉजिक व्हाई कांट वी सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम इंटरेस्ट? रॉन्ग. देखो मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट सॉरी रेंटल एक्सपेंस इज रिलेटेड टू रेंटल इनकम. द आंसर इज यस. नहीं समझे? रेंटल एक्सपेंस इज रिलेटेड टू रेंटल इनकम. द आंसर इज यस. हाउ आई टेल यू. मेरा एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं रेंट पर देता हूं. फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी को. एयरबीएनबी नाम सुना है? नो ब्रोकरहुड नाम सुना है? 99 एकर्स नाम सुना है? अच्छा वो करते नहीं है, बट क्या तुमने नाम नहीं सुना है तो मैं क्या करेगा फिर, फालतू का एग्जाम्पल देना पड़ेगा. सो 99 एकर्स को मैं बोलता हूं कि आप मेरी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया करो. सारा लीगल फॉर्मेलिटीज तुम कर दो, और जो कोई भी रेंटल इनकम है उसका 1% आपको मिलेगा. मेरे से काम नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आई एम बिजी हियर.
ऐसे कई सारे एनआरआई लोग करते हैं, पता है तुम्हें? भारत में जो एनआरआई लोग हैं वो यूएस में, वो इधर थोड़ी ना आएंगे साइन इन करने के लिए, उनका सारा काम वो करते हैं, उसको केयर टेकर का नाम दिया जाता है। तो बेटा जी उस केस में वो रेंटल इनकम से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑल टुगेदर अलग है। मेरे को एफडी पर इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है और मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बोरोइंग पर दे रहा हूं, दोनों भिन्न है, अलग है, क्लियर ना? बट वो जो बता रहा है कि रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस ये दोनों से कनेक्टेड है। आप रेंटल इनकम निकाल ही नहीं सकते जब तक कि आपको रेंटल एक्सपेंस माइनस ना कर दो। एग्रीड? सो बेटा जी ये लॉजिक है, इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं उसमें। बेटा जी ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने बहुत गलतियां कर करके आपको बताया कि ये फिगर है 8, आप मुझे माफ तो कर चुके होंगे ऐसा अज्यूम करता हूं। और ये गेन की जगह पे मैंने शब्द चेंज करके बोल दिया लॉस, लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। हैप्पी? वो कितना है? 80 है ना? सो पॉजिटिव होगा। 8 4 12 12 8 20, क्या ये ऊपर भी 20 है क्या? फाइनेंस कॉस्ट देख लियो, ये 20 तक भी आ गए हम। ओ मटर पनीर 6 क्वेश्चन हो गया है। अभी अगली बात करें, वो अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत भारी है, उसका नाम है अगला क्वेश्चन देख लेते पहले एक बार। तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? बताओगे तो भी डर नहीं लगता है मेरे को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। बिल्डिंग ये पीपी में जाता है रे, बिल्डिंग कहां जाता है? पीपीई। प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी, व्हीकल्स पीपी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पीपी, ब्रांड्स पीपी, इंटेंजिबल मतलब पीपी में इंटेंजिबल, चांपिटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, इंश्योरेंस। तुमको मैं बताता हूं आज है ना, दुखी मत होना बिल्कुल, जिंदगी में बहुत खुश होना, बहुत बहुत, क्योंकि ये याद रखना जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंस है। फाउंडेशन में जिसका कोई नहीं उसका कौन था? सस्पेंस। अब कौन है जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंस। जो अभी तक तुमको पता नहीं चला कि कहां क्लासिफाई होगा, वो कहां क्लासिफाई होगा अभी? अदर एक्सपेंस। तो तुम्हारा कौन है? सब अखंड सिंगल के लिए अदर एक्सपेंस है। तो सुनिए इंश्योरेंस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। सन्ड्री डेटर्स अदर एक्सपेंस नहीं है, नाक कटा दो कि मेरी नलाई को। ये ट्रेड रिसीवेबल में जाता है बैलेंस शीट में। पेमेंट टू ऑडिटर अदर एक्सपेंस, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है, मैं बताऊंगा आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाय रब्बा ये तो ओपनिंग है। देख लेते कितने बच्चे फाइनल अकाउंट बराबर करके, सर नको ना डरो अभी हमारा रिजल्ट आना बाकी है, ये प्री रिजल्ट बैच है। सुन लेते हैं, मुझे बताओ, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है वैसे। आरडीडी का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? बहन थोड़ा सोच ले, ओल्ड वाले कहां से लेस करते? ओके, और न्यू आरडीडी क्या करते हैं? तो ऐसे ही सिखाया था मैंने। तो न्यू आरडीडी हम लेते हैं पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में, उसमें ऐड करते हैं बैड डेट्स, या एक काम करते हैं ना, न्यू आरडीडी कहां पर जाते हैं हम? पी&एल डेबिट साइड, और न्यू आरडीडी लेस होती है डेटर्स में से। ओल्ड आरडीडी कहां से लेस हो जाती है? पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी क्या हो जाती है? लेस। सही है। सो बेटा जी अब ये दो ओल्ड है कि न्यू है ये तो समय ही बताएगा, अभी के लिए हमने सिर्फ आरडीडी पढ़ा, बट अगर ओल्ड हुई तो लेस हो जाएगी पी&एल डेबिट साइड में। से यस, चिंता ना को। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, बेटा जी ये एक्सपेंस है। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स मतलब देखो कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको यूज करना पड़ता रहता है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि किसी अगर आप टीसीएस में चले जाओगे, राइट, तो वहां पर वॉशरूम्स है, तो उन वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए दे हैव टू मेंटेन सम स्टोर्स एंड सप्लाईज व्हिच दे कीप कंज्यूमिंग इट। सो बेटा जी जो कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस कौन सा है? अदर एक्सपेंस, राइट। उनको पूरा का पूरा उनका जितना भी बड़ा प्रीमाइसेस है उसको क्लीन हाइजीनिक रखना पड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है उसके लिए खर्चा नहीं होगा उनका? हर एक डेस्क पर उनको पेन, पेपर, मतलब वो डायरी और ये कई सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट। स्टेशनरी आइटम, सो स्टेशनरी आइटम स्टोर्स एंड सप्लाईज में आते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कंज्यूम्ड जितना होगा उतना ही एक्सपेंस है, राइट। सो कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सो आपने अभी तक रॉ मटेरियल का कंज्यूम निकाला, बट बेटा सेम लॉजिक अदर स्टोर्स एंड सप्लाईज के लिए भी तो होगा ना।
जैसे एसपीसी में आज आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना है क्या हम सब फैकल्टीज के लिए, राइट, देर आर सम stationary items which are there. Apart from the stationary items, there are various batteries which are there. Batteries माने जो माइक में लगती है या प्रोजेक्टर लैंप्स वगैरह है, ये सब चीजें उनको स्पेयर में रखनी पड़ती है. जैसे ही कोई जाता है वो रिप्लेस कर देते हैं. Are you getting my point? तो बेटा जी जितने इस साल कंज्यूम्ड हो गए, ये इस साल का एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूम नहीं हुए वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे. से यस. तो यहां पर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. पावर एंड फ्यूल, तो बेटा जी कई बार आपके यहां पर जेनसेट वगैरह भी होते होंगे, राइट. पावर एंड फ्यूल दो जगह लगता है. पावर एंड फ्यूल जो लगा फैक्ट्री में वो बेटा जी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ. बट पावर एंड फ्यूल जो कोई भी लग रहा है आपके ऑफिस के लिए, सो राजा बेटा जी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंड पावर एंड फ्यूल विल बी ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंस. तो जब आज प्रेस्टीज पॉइंट से नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक जेनसेट लगा हुआ है, राइट. वो जेनसेट में आपको डीजल भरवाना पड़ता है. जो गुरुकुल में बच्चे थे उनको पता है कि वहां पर एक जेनसेट लगा रहता था, उसके अंदर क्या भराना पड़ता था? डीजल. तो राजा बेटा जी वो क्या होगा? आपका अदर एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल. रेंट बेटा जी मानकर चलते कि एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस मानकर चलते. वैसे भी मैंने आपको समझाया था बीआरएस में भी, अगर कोई या किसी भी जगह पे अगर कोई शब्द सिर्फ यूज करे रेंट तो एक्सपेंस मानो, रेंट रिसीव्ड बोले तो इनकम मानो. रेंट. रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स एक्सपेंस, रिपेयर्स टू मशीन एक्सपेंस, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस ये एक्सपेंस. आगे पढ़ो. डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, प्लांट 20%, व्हीकल 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, ब्रांड्स 10%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 60% एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%. तो बेटा जी ये बताओ ओल्ड है कि न्यू है? दिस इज न्यू, जो एडजस्टमेंट में दी हुई, और ओल्ड वाली ये है, दिस इज ओल्ड आरडीडी. से यस. आशा करता हूं कि आपको समझ में आया. सो राजा बेटा जी एक इसके अंदर हमें निकालना होगा डेप्रिसिएशन, दूसरा हमें निकालना होगा बेटा जी अदर एक्सपेंसेस. ओके, एक बार देख लेते ऑनलाइन लाइव के रसगुल्ले क्या क्या कोई मैनिपुलेट किए फिगर्स को. ठीक है, मम्मी को जाके कंप्लेन कर दे. सार्थक त्यागी AS11 में बताऊंगा आपको, और AS16 में, दोनों का जब मिश्रण होगा तब आपको ये बात पता चलेगी. अभी के लिए आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि AS11 अभी हम पढ़े नहीं है. गेन रहता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 24 करेक्ट है, बराबर है, बट गेन वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट AS11 और AS16 में गेन को फाइनेंस कॉस्ट नहीं माना गया है, लॉस को फाइनेंस कॉस्ट माना गया है. तो वहां पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है 100%. AS11 पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा. AS11 नहीं, AS16 पढ़ लो. अरे यार सुनो ना, थोड़ा सा बात सुनो ना. ऐसा नको करो, ऐसे छिछोरे के जैसे मत करो कि वाई डू वी ऐड. मैंने तुमको बताया ना ये AS16 में होगा, तो आपको थोड़ा बात मानना पड़ेगा, है ना. मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मुझे वापस देने पर मजबूर मत करो. कुछ चीजें समय के साथ पता चलती है. थे ना जब तुम छोटे, पूछते थे ना मम्मी पापा मैं कहां से आया, आए थे ना भगवान से, फिर पता चल गया. ये भी पता चल जाएगा, चिंता मत करो, घाई मत करो. 7th. Now the next item is depreciation and amortization. Depreciation and amortization. तुम्हें एक बात पता है? चलो बाद में बताऊंगा, तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है. मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं. तुम भी कोशिश करना, बताना मत किसी को, दिल टूट जाएगा. हमें क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो बताएंगे. बिल्डिंग पर 5% है क्या बेटा? बिल्डिंग 400 की है. बिल्डिंग 400 इंटू 5%, 20. बिल्डिंग के बाद में अगले आइटम है प्लेंट एंड इक्विपमेंट. क्या बोला बे? चल झूठे, मैं नहीं मानता तेरी बात. ये 200 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है ना बेटू. 200 इंटू 20%, बरोबर है पिल्लू. ये 40. सॉरी बोले यार, तू ऐसा मत कर यार प्लीज, मैं अभी नहीं बोलूंगा कुछ, आई शपथ. व्हीकल्स 50 इंटू 10. बेटा मेरे बुक में तो 20% छपा है. ठीक है, मतलब तुम बोल रही हो कि मैं ये नहीं बताऊंगी सर, ये
10, 50 इंटू 20%। फिर राजा बेटा जी आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स 60 है। क्या बात है रे ऋषभ, क्या सही बोला रे तू। 60 इंटू 10%, 12। गलत लिखा मैंने, 1 मिनट डीप साइलेंस जिन्होंने लिख दिया 6। तो ये 6 हो गया क्या भाई साहब। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट आइटम, ब्रांड्स। ब्रांड्स बेटा जी 200 है, 200 का कितना परसेंट है, 10%। कितना आएगा, 20। फिर कितना प्यारा बोला तू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बोल बेटा कितना है, 90 इंटू 60%, 54। फिर बेटा जी इंश्योरेंस वगैरह सब शुरू हो गया, फिर और कुछ आइटम है नहीं, ले लो जरा टोटल। 20, 40, 60, 60, 10, 70, 76, 76, 80, 80, 150 है, 150 है कि नहीं? जाके ऊपर चेक करो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 150 था क्या आपका? गुड वन, गुड वन। शैल वी गो अहेड? ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग कॉल्ड एज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस को शुरू करने के पहले अगर आप बुरा ना मानो, नहीं मैं होली नहीं बोलने वाला हूं, अदर एक्सपेंसेस का एक बार हम फॉर्मेट भी देखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस कैसे बनते हैं। इज दैट ओके? सो ये मैं आ रहा हूं इधर, तुम थोड़ा सा, अच्छा दिखाता हूं बाद में दूसरे पेन ड्राइव में, वो अभी दिखाऊं। सर आप ही बोलते हो, आप ही फिर पलट जाते हो, हमने थोड़ी ना बोला था। ये देखो बच्चों, ये अदर एक्सपेंसेस का रूल सुन लेना, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, जानवी। अदर एक्सपेंसेस, जानवी पकड़ी तो जाती है तू। स्वास्तिक गर्ग बोल रहा है सर मम्मी पापा तो बोलते थे राक्षस की औलाद है। इतना सच भी नहीं बोलना था, अब जनता को पता चल गया है। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज बेटा जी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस में, रेंटवा अदर एक्सपेंसेस में, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम। बिका एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम इसलिए लिखा है क्योंकि इनकम टैक्स ये पीबीटी के बाद में लेस होता है, जाके चेक कर लो। आपने जो फर्स्ट आंसर किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में, आपने उसमें से क्या लेस किया था, टैक्स एक्सपेंस, हाँ या ना। सो बेटा जी मैं आपको क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई? मंदार म्हणला माइक बंद पडला, नहीं तुझा मोबाईल बंद पडला। अरे हो रे चालू है ना, हेलो हेलो, नहीं अभी तक बोल देते बच्चे। सो बेटा जी बात क्या हुई, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम टैक्स अगर रहा तो बेटा जी वो कहां से लेस होता है, पीबीटी, याद आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, फिर वो सारे एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एक्सपेंस, वो इनकम टैक्स। इसके अलावा अगर कोई टैक्सेस होंगे जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस, राइट, तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस कहां से लेस होंगे, तो दिस विल बी इन रेंट एंड सॉरी रेट्स एंड टैक्सेस। समझे? आगे बढ़ते, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी, पेमेंट टू ऑडिटर एज ऑडिटर फॉर टैक्सेशन मैटर्स, फॉर कंपनी लॉ मैटर्स, फॉर मैनेजमेंट सर्विस, फॉर अदर सर्विस, फॉर रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये डिटेल्स इसलिए डाली गई क्योंकि बेटा जी सत्यम का जब फ्रॉड हुआ तो उस फ्रॉड में कुछ चीजें सीए की तरफ से देखना रह गई थी,
राइट, छोटी सी चीजें थी बट वहां पर फ्रॉड हो गया था तो उस केस में ऐसा क्लियर कट पता चला कि सत्यम की फीस जो थी वो बहुत ज्यादा थी और बाकी की टीसीएस और बाकी की कंपनियां उतना फीस नहीं भरती थी ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर तुरंत फ्लैग कर देता है। इसीलिए अब क्लियर करना पड़ता है कि भाई साहब तुम किसी ऑडिटर को फीस दे रहे हो तो किस नाम से और क्यों दे रहे हो। तो अगर आप मान लो एज ऑडिटर दे रहे हो तो मतलब आपकी बुक्स चेक करने के लिए तो कितनी फीस है, तो लोग कंपेयर करते हैं सारे ऑडिटर को इस इंडस्ट्री में सेम प्रकार से फीस मिल रही है या नहीं मिल रही। नेक्स्ट, टैक्सेशन मैटर के लिए कितना दिया जा रहा है, कंपनी लॉ मैटर्स के लिए कितना दिया जा रहा है, क्लियर कट बताओ। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑडिटर फीस कौन सी चीज के लिए कितनी फीस दी गई, ताकि कभी वापस इसको देखना पड़ा गवर्नमेंट को कि कभी कोई फ्रॉड निकला तो ऐसा तो नहीं कि भाई साहब किसी को पैसे खिलाकर वश में कर लिया गया हो। ठीक है, ये क्यों आया मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये पूरा फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज, फॉर अदर सर्विसेज, रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं। जैसे आप उनके यहां पर जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा वो देते हैं, आप उनके किसी दूसरी सब्सिडरी को ऑडिट करने जाओगे तो फ्लाइट चार्जेस वगैरह सारे के सारे वो देते हैं आपको। इज दैट ओके? सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आपका कितना खर्चा हो वो सारी चीजें वही रियम्बर्स करते हैं, समझे? ठीक है, फिर लिखेंगे सो अदर एक्सपेंसेस में आ जाओ राजू बेटा जी। अभी अपने क्वेश्चन के पास बेटा जी, अगर मैं सही से पहुंच रहा हूं तो मैं पहुंच चुका था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक, अब मैं पहुंचना चाहता हूं इंश्योरेंस तक। मैं पहले लिखूंगा इंश्योरेंस 4, फिर सन्ड्री डेटर्स मत लेना, लोग हंसेंगे। फिर बेटा जी पेमेंट टू ऑडिटर ले लू क्या? पेमेंट टू ऑडिटर 3 वर 2 32। फिर बेटा जी आरडीडी है, सो कैन आई नॉट से आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा तो चिड़चिड़ करोगे क्या? घर में गाली दोगे मुझे? मेरी मम्मी बोलती है लोग लाख बुरा कहे तो कहने दो, लोग लाख बुरा कहे तो कहने दो, कारण आमची आई म्हणती जे सांगतात तेच असतात। काय झालं? काय म्हणले साहेब तुम्ही? शायरी नाही रे, पानसट म्हणतात त्याला। सो आरडीडी 10% है क्या बेटा जी? डेटर्स 80 का 10% कितना आएगा बेटा जी? 8 माइनस बेटा जी व्हाट इज दी ओल्ड आरडीडी? आर यू श्योर? सो कैन आई नॉट से इट इज 6? यस दैट्स राइट। ये समझे कि नहीं समझे? बेटा 8 इज न्यू आरडीडी एंड 2 इज ओल्ड। सर पेमेंट टू ऑडिटर का डिस्क्लोजर नहीं देंगे नोट्स में? देना पड़ेगा, बट बेटा हमें पता ही नहीं कि पेमेंट टू ऑडिटर किसके लिए दिया है, इसीलिए मैं आपको अदर एक्सपेंस में ले जाके बताया कि भाई साहब पेमेंट टू ऑडिटर अलग अलग तरीके से जो जो भी डिस्क्लोजर है वो देने पड़ते हैं। कंपनी लॉ मैटर्स के लिए, टैक्सेशन मैटर्स के लिए, एज अ ऑडिटर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, ये सब अलग अलग ब्रेकअप देना पड़ेगा। बट अपने क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है? अपने को सिर्फ इतना ही बोला है ना कि ऑडिटर्स पेमेंट टू ऑडिटर, तो हमने उतना ही लिख दिया। हैप्पी? रसगुल्लो अभी आगे बढ़ते। ये ओल्ड माइनस न्यू वाला समझ में आ गया होगा आपको। प्रोविजन, प्रोविजन के बाद में बेटा जी अगला आइटम कौन सा है हमारा? कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज। सो कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज कितना है बेटा? यू मीन 14। फिर बेटा जी पावर एंड फ्यूल, बराबर ना? पावर एंड फ्यूल 16, रेंट 10, repairs to building 8, repairs to machinery, repairs to machinery 6, rates and taxes 2, miscellaneous expenses 2. Do you all agree?
Now, can we take up the total of this? You sure about it? So this happens to be how much? 100. सर मराठी नहीं समझ आते यार, ऐसे टाइम पास रहे। फाउंडेशन के बाद में भी क्लासेस शुरू होगी, बिल्कुल शुरू होगी। 100 ऊपर लिख दूं क्या, ले जाके लिख दिया इधर। सो बेटा जी अगर आप देखोगे तो ये अभी इधर से लेकर नीचे तक एक ही प्रॉब्लम के रूप में आएगी आपके पास। ये अभी आपको सिर्फ पी एंड एल अकाउंट समझाना था, इसलिए हमने पहले पी एंड एल के फॉर्मेट दे दिए थे, फिर उसके बाद में आपने उसको फिलअप कर दिया, फिर उसका ब्रेकअप कहां से कैसे आइटम्स आ रहे हैं और कहां पे क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, ये सारी चीजें हमने देखी। इज दैट ओके? एकेडमिक्स में कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं आते, इसलिए आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई? कोई क्वेरी, डाउट? तो आज बेटा हमने किसका फॉर्मेट समझा? पी एंड एल। ओके, नाउ आपका कुछ एक और प्रश्न था मेरे लिए कि सर वो बुक्स चाहिए थी हमें, बराबर ना? तो आज ये कहां पर है? हेमंत, हेमंत को बुलाना रे। एक बात कर सकते हैं आपके साथ अभी कि नको करूं? सच्ची? So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are around 14 books which I am sharing it with you all. As and whenever you are free, you can read those books. These books are about share market and इसके अंदर आप बेसिक से शुरुआत करेंगे, बट ध्यान रहे कि किसी भी समय में पैसे के साथ खेल मत करना। पहले सीखना जीवन में और फिर खेल करना। अभिमन्यु की बात याद है क्या तुम्हें? अभिमन्यु जी बहुत होशियार थे, आप ये नहीं कह सकते होशियार नहीं थे, बहुत होशियार थे। पर ध्यान में रखना कोई भी चीज जो अर्ध या आधी नॉलेज है वो प्रॉब्लम है। नहीं समझे मैं क्या बोला? अभिमन्यु इंटेलिजेंट थे कि नहीं थे? बहुत इंटेलिजेंट। मां के गर्भ में जब उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई साहब चक्रव्यूह में किस तरीके से एंटर हुआ जाता है, बट किस तरीके से बाहर आया जाता है वो नहीं सीखा उन्होंने, बट उन्होंने वहां से सारी चीजें समझ ली थी और वो अंदर भी चले गए थे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि पूरी तरीके से जब तक नॉलेज नहीं आते तब तक पैसों को हाथ लगाकर कभी ट्रेड मत करना। अभी हमेशा ध्यान रखना कि आपको सीखना है, पहले सीखने की कोशिश करना, और जब कभी भी आप इसके अंदर एंटर करोगे, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब कभी भी एंटर करोगे तब एकदम लोअर स्केल पर एंटर करना। आई रिपीट, जब कभी भी एंटर करोगे एकदम लोअर स्केल पर एंटर करना। तुरंत रिच बनने की मंशा मत रखना, क्योंकि तुरंत रिच होने वाले मैंने आज तक लोगों को मैं मिला ही नहीं हूं, अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं मिला हूं कि जो तुरंत रिच हुआ। तो ध्यान रखना कि तुरंत रिच कोई नहीं होते। एक व्यक्ति है जिसकी स्टोरी बड़ी प्रसिद्ध है, कौन बनेगा करोड़पति में, इस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया जीता हुई है, पहला व्यक्ति। ये वहां का एकदम साधारण सा टीचर था और एमपीएससी यूपीएससी की भी पढ़ाई किया करता था और गाय बकरियों को दूध दोता था वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हें पता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद में उसको वो हैंडल करते नहीं आया, एंड अगेन ही इज बैक टू द सेम नॉर्मलसी। और वो बोलता है कि मेरा जितना रुपया मैंने कमाया वो शायद गलत था, मतलब आई शुड नॉट हैव अर्न दैट, क्योंकि पहले मेरी लाइफ वाज मोर रीजनेबल। जरूर पढ़िएगा, उनका नाम शायद सुशील कुमार था, बिहार से, मुझे नहीं पता, जिन्होंने फर्स्ट 1 करोड़ रुपीज कमाया। न्यूज थी इसमें। ये सुनना हेमंत, ये बुक्स है, ये कैसे डालेगा ड्राइव में? हाँ तू, तेरे को शेयर करूँ क्या? कैसे करूँ? व्हाट्सएप पे करूँ क्या? ठीक। सो ऑनलाइन लाइव के बच्चों आपको ये व्हाट्सएप आ जाएगा, ये व्हाट्सएप नहीं क्या बोलते हैं उसको, कहां पे जाएगा? गूगल ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी
इसी के नीचे डाल देगा ना तो अभी। और कोई अगर आपको काम होगा तो मुझे बताइए जरूर, सो देन विल टेक केयर ऑफ दैट। किधर है मेरे रसगुल्ले? नहीं अभी इतना हो गया काफी, अभी कल बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा और अगर कोई क्वेरी होगा तो पूछ लेना। अच्छा कल क्लास रहेगी क्या नहीं यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करूं? मतलब मेरे को कोई टेंशन है, मेरे को तो एक्चुअली मैं गिल्ट में ही मर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी क्लास हुई नहीं। देखो यार मेरी गलती है नहीं, अभी सीधी सी बात है, मैं प्रायोरिटी के बेसिस पर काम करता हूं। सो प्रायोरिटी के बेसिस पर जो बच्चे मेरे साथ फाउंडेशन में थे उनको पता है कि जब चीजें आपकी खींचनी होती है तब मैं खींच लेता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा काम। बट अभी के लिए आपको इट हैज टू बी बोथ विन विन सिचुएशन कि आपका सिलेबस भी आगे जाता रहे थोड़ा धीरे धीरे, एंड एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा बाकी की चीजों को भी एंजॉय कर पाओ। सो एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यार बाकी के केसेस में मेरे कुछ थे, अभी जैसे मेरे घर का काम चालू है, सो आई हैड टू गो देयर, लैंड सर्वे वगैरह चल रहा है तो आई हैड टू गो देयर, सो दैट वाज द वन रीजन व्हेन आई गेव एन ऑफ ऑन द लास्ट सैटरडे। बट टुमारो आई एम फ्री, तो इन केस यू आर ऑल ओके आई एम रेडी। बट कल पूजा मैम का नहीं है ना, तो इसके लिए तुमको थोड़ा सा जान पर आएगा, तो तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। संक्रांति है कल, पतंग उड़ाने गया तेरे को? नहीं कल ही है ना संक्रांति, 14 को रहती है ना? फॉर्म में मत आ, मैं सुबह नहीं उठता जल्दी। क्या करने का जल्दी से बताओ। ये कल संक्रांति है यार, कैसा आदमी हो गया यार, मेरे को पता ही नहीं है कि कब क्या है। बहुत बोर होता है। अरे नीतीश कुमार थोड़ा आजू बाजू में देखो, अच्छी चीज है। तुम आजू बाजू में नहीं देखते हो, एड़े हो गया। बोर कैसे होता है? क्योंकि कुछ दिन के बाद में तो क्लास खत्म हो जाएगी, फिर कौन सी क्लास करेगा एड़े? देखो अभी दोनों मिक्स रिएक्शन आ रहा है, पतंग उड़ाना है और क्लास ले लीजिए। अब मैं तुम पर छोड़ता हूं, तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार है। कितने बच्चों को क्लास चाहिए? ठीक है फिर कल क्लास लेते हैं, है ना? सो टुमारो आई विल बी देयर। ये कल क्लास है बाबू, कल क्लास। कल तुम अगर नहीं आया ना, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, कमीनों में इधर अकेला आ गया ना तो याद रख लेना। ये सही में बताओ यार, सही बताओ यार। नहीं अब मैं वापिस पूछ रहा, अरे नहीं ये थोड़ा सा एक दूसरे को आजू बाजू में देख के हाथ ऊपर के, यार प्लीज यार हाथ जोड़ कर विनती है, ऐसा मत करो यार, क्योंकि तुम आओगे ना मेरे को आना पड़ेगा। मुझे सच्ची बताओ कल कितने लोग आने वाले हैं? यूट्यूब पर नहीं करना, आने वाले। भाई सुनो ना, ये बहुत प्रेशर में आकर डिसीजन ले रहे थे, तो बेटा जी कल हॉलीडे देना पड़ेगा क्योंकि कमीने आने ही वाले नहीं थे, ये यूट्यूब पर करने वाले थे। अरे कैसा बेशर्म आदमी है यार तू। तेरे पंडित जी में तेरे पंडित जी में क्या, तेरे शादी में तेरे पंडित जी नहीं आएंगे? फिर झूठ बोलता है। एक कल क्लास नहीं है भाई, कल संक्रांति भी है, सो यू एंजॉय। आई होप यू पतंग वतंग उड़ाओ, करो तुम मस्ती करो, थोड़ा सा ध्यान करना। और आपको ये बुक्स भिजवा रहा हूं, बुक्स पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? प्रेम से बाय बाय बोलो। एक कल क्लास नहीं है भाई, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। कल क्लास, परसों क्या, परसों संडे, किसी मैं नहीं लेता परसों संडे को, मंडे के दिन मैं आपको मिलूंगा, मंडे के दिन। बाया बाया।